एक छोटा सा मैथ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। मान लीजिए किसी इंसान की आमदनी महीने की 50,000 रुपए और वो महीने में करीब 200 घंटे काम करता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो उसके 1 घंटे की कीमत हुई लगभग 250 रुपए। सही कैलकुलेशन है। अब सोचिए वही इंसान रात को 2 घंटे किसी अनजान शख्स के साथ सोशल मीडिया पर किसी फालतू मुद्दे पर बहस कर रहा है। उसने प्रैक्टिकली अपने 500 रुपए जला दिए। और बदले में क्या मिला? सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी। एग्जैक्टली। दिमाग को झकझोर देने वाली ऐसी ही प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस और डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के साथ आज के इस गहरी चर्चा में हम उतरेंगे। हमारे स्रोत हैं चेतन भगत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ, सीक्रेट्स टू लेवल अप। ये कोई आम मोटिवेशनल बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी रोजाना की जिंदगी, हमारे माइंडसेट और हमारी उन छोटी छोटी आदतों का एक बहुत ही प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। वो आदतें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हाँ, और आज हम इन मूल विषयों को बारीकियों से समझेंगे ताकि जिंदगी में जो एक स्टक या रुका हुआ फीलिंग आता है उससे असल में बाहर निकला जा सके। ये चर्चा सच में बहुत इमर्सिव और आईने की तरह साफ होने वाली है, क्योंकि सफलता या एक्सीलेंस की जब भी बात होती है तो आमतौर पर लोग बाहरी चीजों को दोष देते हैं। इकोनॉमी, बॉस या किस्मत। हमेशा बाहर देखते हैं। वही तो। पर इस किताब के नियम अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। ये बहुत काम और डीपली साइकोलॉजिकल नियम है। इनका सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि ये हवाई बातें नहीं करते। इनमें एक आम इंसान की एवरीडे स्ट्रगल्स को एड्रेस किया गया है। तो चलिए दिमाग के कुछ बंद दरवाजों को खोलने का ये सफर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक कॉन्सेप्ट से जिसने पढ़ते ही मेरा ध्यान पूरी तरह खींच लिया, कॉकरोच और डायनासोर का कंपैरिजन। ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है ना? किताब में बताया गया है कि दुनिया में ब्रॉडली 2 तरह की प्रवृत्तियां या टेंडेंसीज होती हैं। डायनासोर्स जो विशाल थे, सबसे ताकतवर थे, पर वो खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने बदलाव को नहीं अपनाया। और दूसरी तरफ है कॉकरोचेस। हाँ, जो शायद एक न्यूक्लियर वॉर में भी सरवाइव कर जाएं, लेकिन यहाँ कॉकरोच बनने की तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि इस माइंडसेट पर सवाल उठाया जा रहा है। और यही इस पहले नियम का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी में बचपन से ही एक कॉकरोच मेंटालिटी को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब चुपचाप रहो, भीड़ का हिस्सा बने रहो। एग्जैक्टली। सीख दी जाती है कि रिस्क मत लो, बस किसी तरह सरवाइव कर लो। एक सेफ और सुरक्षित रास्ता चुनने का दबाव हर वक्त दिमाग पर हावी रहता है। लेकिन किताब एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछती है, कॉकरोच सरवाइव तो कर लेता है, पर क्या उसकी कोई इज्जत करता है? नहीं, लोग उसे देखते ही चप्पल से मार देते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि सर्वाइवल और एक्सीलेंस में जमीन आसमान का फर्क है। वेट, पर एक आम इंसान जिसे अपना घर चलाना है, ईएमआईज भरनी है, उसके लिए सर्वाइव करना भी तो अपने आप में एक अचीवमेंट है ना। हम उसे कॉकरोच मेंटालिटी कहकर पूरी तरह से डिसमिस कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, सर्वाइवल जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सर्वाइवल ही दिमाग का अल्टीमेट और आखिरी गोल बन जाता है। सिर्फ जिंदा रहने और एक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल जिंदगी जीने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहा है तो वो कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो आपका मतलब है कि बिना रिस्क लिए, बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए कोई सम्मान नहीं मिलता? बिल्कुल। सेफ खेलना अक्सर लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा डेंजर जोन बन जाता है। ये सच में डीप है। कंफर्ट जोन को हम एक ब्लैंकेट की तरह यूज करते हैं, पर वो असल में एक पिंजरा है। और जैसे ही कोई इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो आलोचक यानी क्रिटिक्स तैयार बैठे होते हैं, जो हमें दूसरे नियम की तरफ ले जाता है, सबको खुश ना कर पाना। यहाँ हाथी और मक्खी का एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर यूज किया गया है। ये मेटाफर दिमाग को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका लगा मुझे। इमेजिन कीजिए, एक हाथी बाजार से गुजर रहा है। उसके आसपास बहुत सी मक्खियां भिनभिनाती हैं, उसे परेशान करने की कोशिश करती हैं। हाँ, पर हाथी क्या करता है? वो उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज करके अपनी मस्त चाल में आगे बढ़ता रहता है। अगर वो रुककर हर मक्खी को हटाने में लग जाए, उससे लड़ने लगे, तो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सोसाइटी का ढांचा भी कुछ ऐसा ही है। ट्रोल्स और आलोचक उन मक्खियों की तरह ही होते हैं। पर यहाँ एक डेंजर भी तो है। अगर हम हर आलोचना को, हर ताने को मक्खी समझकर इग्नोर करने लगें, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी आलोचना सच में बेहतरी के लिए है?
जेन्युइन फीडबैक और यूजलेस ट्रोल के बीच फर्क कैसे करें? बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब हाथी के पास ही है। हाथी को अपना रास्ता और अपनी मंजिल पता होती है। जब किसी इंसान को अपना लक्ष्य, अपना विजन क्लियर होता है तो उसे पता होता है कि कौन सा फीडबैक उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रहा है और कौन सा फीडबैक सिर्फ नॉइज यानी शोर है। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स मिलेंगे, आसपास ताने मारने वाले लोग होंगे जो कहेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा। अगर ध्यान इन मक्खियों पर चला गया तो एनर्जी वेस्ट होगी और दिमाग दुखदाई स्थिति में चला जाएगा। सबको खुश रखने का प्रयास एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। सही बात है। और इस शोर को नजरअंदाज करने के लिए सबसे पहले खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यहाँ से रूल 4 का ट्रांजिशन बहुत नेचुरली आता है। किताब कहती है कि थोड़ा स्वार्थी बनना जरूरी है। हाँ, और इस बात को समझाने के लिए फ्लाइट सेफ्टी का वो पुराना एग्जाम्पल यूज किया गया है। दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने। अब हमारी सोसाइटी में तो सैक्रिफाइस यानी बलिदान को महानता की आखिरी निशानी माना जाता है। खुद को पहले रखने को सीधे तौर पर सेल्फिशनेस कह दिया जाता है। ये एक ऐसी परंपरा है जिस पर बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक विमर्श की जरूरत है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अपना नुकसान करके दूसरों की मदद करना ही महानता है, पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कैसे? लगातार अपनी जरूरतों को, अपने सपनों को मारने से अंदर ही अंदर एक कड़वाहट, एक साइलेंट रिजेंटमेंट पैदा होने लगती है। इंसान सोचता है कि मैंने सबके लिए इतना कुछ किया पर किसी ने मेरे लिए क्या किया। ये कड़वाहट रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। वाह, ये कड़वाहट वाली बात बहुत रिलेटेबल है। अक्सर परिवारों में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस तो कर देते हैं, पर फिर जिंदगी भर उस सैक्रिफाइस का ताना भी मारते रहते हैं। बिल्कुल, और यही पॉइंट है। जब तक एक इंसान खुद मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ठीक और खुश नहीं है, वो किसी और की सच्चे मन से मदद कर ही नहीं सकता। खाली बर्तन से किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। खाली बर्तन से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। ये सच में एक ऐसा थॉट है जिसे रुक कर समझना चाहिए। अपने लक्ष्यों को, अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देना पाप नहीं है, ये एक आवश्यकता है। खुद का ध्यान रखना ही असल में दूसरों के प्रति सबसे बड़ी परोपकारिता है, क्योंकि तभी आप अपने बेस्ट वर्जन में उनके लिए अवेलेबल हो पाते हैं। और इस बर्तन को भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या हैं? समय, शरीर और पैसा। चलिए इस चर्चा को इन 3 पिलर्स पर आगे बढ़ाते हैं। रूल 3 में द 1 आवर रूल की बात की गई है। वक्त की अहमियत। हाँ, हमने शुरुआत में जो 250 रुपए पर आवर वाला एग्जाम्पल दिया था, वो हमने अक्सर सुना जरूर है कि टाइम इज मनी, पर जिस तरह इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला सामने रखा गया है वो दिमाग में छप जाता है। यही वो फर्क है जहां क्लीशे प्रैक्टिकल बन जाते हैं। हर कोई कहता है वक्त कीमती है, पर जब आप अपने वक्त को लिटरली पैसे में बदल कर देखते हैं तो नजरिया पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। फिर फालतू की गॉसिप करना या सोशल मीडिया पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना अचानक महंगा लगने लगता है। वही तो, अमीर और मध्यम वर्ग की सोच में एक बड़ा फंडामेंटल अंतर यहीं से शुरू होता है। किस तरह का अंतर? दोनों के पास 24 घंटे ही तो हैं। अंतर उन 24 घंटों को देखने के नजरिए में है। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास अक्सर थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देता है। लाइन में खड़े रहना, डिस्काउंट ढूंढने में घंटों लगाना। जबकि वेल्दी माइंडसेट वाले लोग अपना समय बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका समय लिमिटेड और हाईली वैल्यूएबल है। नियम समझाता है कि समय को वेस्ट करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना सीखना होगा। हर दिन बिना किसी फेल के कम से कम 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। कोई नई स्किल हो, किताबें पढ़ना हो या फिटनेस हो, ये 1 घंटा लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह रिटर्न्स देता है। सही कहा। और इस 1 घंटे का निवेश करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है ऊर्जा यानी एनर्जी, जो सीधा रूल 5 से जुड़ती है, फिजिकल फिटनेस। यहाँ बॉडी को एक मंदिर और खाने को फ्यूल की तरह देखने की बात है। अब फिटनेस को लेकर तो सोशल मीडिया पर लाखों वीडियोस हैं, पर इमोशनल ईटिंग पर जो रोशनी डाली गई है वो काफी सरप्राइजिंग थी। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि हम खाने को एंटरटेनमेंट समझ बैठे हैं। जब लोग बोर होते हैं, दुख में होते हैं या बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो दिमाग उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागने के लिए डोपामिन ढूंढता है। और सबसे आसान डोपामिन मिलता है जंक फूड से। हाँ, ये आदत एक मनोवैज्ञानिक परेशानी है। खाना शरीर के लिए ईंधन है, गाड़ी में डालने वाले पेट्रोल की तरह। गाड़ी अगर खड़ी है तो आप उसमें जबरदस्ती पेट्रोल नहीं डालते।
पर शरीर के साथ लोग यही करते हैं। ये इतना सच है कि थोड़ा चुभता भी है। जैसे ऑफिस में कोई स्ट्रेसफुल ईमेल आया और दिमाग ऑटोमेटिकली डेस्क पर रखे स्नैक्स की तरफ चला गया। हमें भूख नहीं है, हम बस उस स्ट्रेस को चबाना चाहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसी आदत को तोड़ने की जरूरत है। फिटनेस का असल लक्ष्य सिर्फ मिरर के सामने दिखावा करना नहीं है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास से है। दिमाग आपके शरीर के अंदर ही रहता है। अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग शार्प कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। जब शरीर फिट होता है तो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपका फिजिकल वेसल इस दुनिया को अनुभव करने का अकेला माध्यम है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और दुनिया का अनुभव लेने के लिए, बेहतर सुविधाएं अफोर्ड करने के लिए एक और बहुत प्रैक्टिकल माध्यम की जरूरत होती है, पैसा। रूल 7 बात करता है पैसे को बुरा ना मानने की, आर्थिक साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की। पैसे को लेकर समाज में एक बड़ा अजीब दोगलापन है। हाँ, लोग स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, या पैसा इंसान को लालची बना देता है, पर अकेले में सबको अपने बैंक अकाउंट में जीरोस चाहिए होते हैं। और यही दोगलेपन दिमाग को कंफ्यूज करता है। ये आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकता है। इस सोच पर एक सीधा प्रहार किया गया है। समझाया गया है कि लक्ष्मी यानी दौलत और सरस्वती यानी ज्ञान दोनों की बराबर रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो लोग पैसे को गाली देते हैं वो अपनी फाइनेंशियल असफलता को छुपाने के लिए इस अहंकार का सहारा लेते हैं। तो इस अहंकार को छोड़कर असल आर्थिक साक्षरता की तरफ बढ़ना होगा। सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट करना जरूरी है। पैसे को दुश्मन नहीं, एक बेहद जरूरी दोस्त मानना होगा। पैसे के बारे में पढ़ना, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है ये समझना, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का फर्क सीखना। बिल्कुल। जिंदगी में पैसा मुख्य रूप से आजादी प्रदान करता है। अपने परिवार की सुरक्षा की आजादी, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से निकलने की आजादी। पैसा आपको पावर देता है ना कहने की, इसलिए इसे सम्मान देना जरूरी है। पैसे से आजादी मिलती है और नई स्किल सीखने से नई दुनिया के दरवाजे खुलते हैं, जो हमें आगे ले जाता है रूल 6 की तरफ, इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे समाज में अंग्रेजी को लेकर काफी कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं। इंग्लिश को लेकर 2 एक्सट्रीम्स हैं। कुछ लोग इसे एलीट स्टेटस सिंबल मानकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और कुछ लोग इससे डर कर या रिजेंटमेंट में आकर इसे पूरी तरह त्याग देते हैं। पर लेखक ने एक बहुत प्रैक्टिकल नजरिया रखा है कि हिंदी जहां हमारे दिल की भाषा है, वहीं इंग्लिश बिजनेस की भाषा है। दोनों ही एक्सट्रीम अप्रोचेस गलत हैं। इंग्लिश को स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि कोडिंग, तैराकी या ड्राइविंग जैसी एक आम स्किल मानना चाहिए। आप ड्राइविंग इसलिए सीखते हैं ताकि मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। इंग्लिश ग्लोबल इकोनॉमी का स्टीयरिंग व्हील है। अगर कोई टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलता है तो शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। इस भाषा पर पकड़ बनाने से दुनिया भर के नए कोर्सेज, नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस मिल जाता है। नेटवर्किंग से मुझे याद आया, रूल 8 का स्टेटमेंट है कि नेटवर्किंग इज नेटवर्थ। आमतौर पर नेटवर्किंग का नाम सुनते ही दिमाग में उन कॉर्पोरेट पार्टीज की इमेज आती है जहां लोग नकली स्माइल के साथ एक दूसरे को विजिटिंग कार्ड्स बांट रहे होते हैं। काफी फेक सा लगता है। वो फेक इसलिए लगती है क्योंकि उसमें लोग खुदगर्जी के साथ जाते हैं, ये सोचकर कि मुझे सामने वाले से क्या फायदा मिल सकता है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह पलट दिया गया है। तो असली नेटवर्किंग क्या है? असली नेटवर्किंग तब शुरू होती है जब आप सोचते हैं कि मैं इस इंसान की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ। बिना किसी तुरंत रिटर्न की उम्मीद के किसी की मदद करना, उन्हें सही लोगों से कनेक्ट करना, ये एक लंबा खेल है। जो लोग निष्काम भाव से दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, वक्त आने पर पूरा नेटवर्क उन्हें आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और इस नियम में एक बात और जुड़ती है कि हम किन लोगों के साथ नेटवर्क कर रहे हैं। वो पुरानी कहावत है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हैं। पर क्या हो अगर हमारे आसपास के लोग हमें लगातार पीछे खींच रहे हों, जो दिन भर सिर्फ नेगेटिविटी और शिकायतें करते हों? ये एक ब्रूटल रियलिटी है। आपकी संगत ही आपका फ्यूचर तय करती है। अगर आसपास के लोग असफलताओं का रोना रोते हैं तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता भी वैसी हो जाएगी। पर अगर संगत उन लोगों की है जो आइडियाज और ग्रोथ की बातें करते हैं तो आप खुद ब खुद लेवल अप करने लगेंगे। अपने आसपास के लोगों का चुनाव शायद जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, लेकिन बेहतरीन लोगों की संगत और कोशिशों के बावजूद भी हार मिल सकती है। फेलियर्स तो आते ही हैं। और यहीं पर रूल 9 द रीसेट बटन सामने आता है। जिंदगी के सबसे अंधेरे और बुरे दौर में एक फोन रीस्टार्ट करने का अनोखा कॉन्सेप्ट समझाया गया है।
मनुष्य का दिमाग फेलियर्स के वक्त अपने आप को कहानियां सुनाने लगता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये विक्टिम कार्ड खेलना दिमाग के लिए बहुत कंफर्टिंग होता है, पर यह इंसान को लाचार बना देता है। सही कहा। दुख आना नेचुरल है। कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ या दिल टूटा तो दुख मनाना गलत नहीं है। रोना आए तो रो लीजिए, गुस्सा निकाल लीजिए, पर उस रोने धोने के बाद वहां एक क्लियर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। यानी वो पुरानी बात, गिरना जरूरी नहीं है, पर गिरकर वहीं पड़े रहना बेवकूफी है। यही रेजिलियंस यानी बाउंस बैक करने की ताकत है। दिमाग के उस रीसेट बटन को दबाना आसान नहीं होता, पर जो इंसान अपने पास्ट की असफलताओं को बैगेज की तरह अपने कांधों पर नहीं ढोरा, उसे कोई हरा नहीं सकता। हर नई सुबह एक फ्रेश रीसेट के साथ शुरुआत करना, रीसेट करके आगे बढ़ना और दुनिया को फेस करना हिम्मत मांगता है। और इस हिम्मत का एक बड़ा टेस्ट होता है जब हमें अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी रूल 10, लर्न टू सेल। बहुत से लोग सेल्स शब्द से ही घबराते हैं। मैं जानता हूं काफी लोग घबराते हैं। दिमाग में एक इमेज बनती है कि कोई जबरदस्ती कोई चीज चिपकाने की कोशिश कर रहा है। वो इमेज ठीक से समझे ना जाने का नतीजा है। हकीकत ये है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हम कुछ ना कुछ बेच ही रहे होते हैं। जब कोई इंटरव्यू में बैठता है तो वो अपनी स्किल्स और अपना वक्त बेच रहा होता है। एक स्टार्टअप फाउंडर अपना आइडिया बेच रहा होता है। यहाँ तक कि जब कोई पेरेंट अपने छोटे बच्चे को हरी सब्जी खाने के लिए मनाता है तो वो भी एक सेल्स पिच ही है। पर्सुएजन या लोगों को अपनी बात मनाने की कला आधुनिक जिंदगी का सबसे अनिवार्य हिस्सा है। तो जो लोग इससे डरते हैं वो इस आर्ट को कैसे मास्टर करें? उन्हें अपना नजरिया बदलना होगा। अच्छी सेल्स का मतलब जोर जबरदस्ती या मैनिपुलेशन नहीं होता। इसका मतलब होता है एम्पैथी। सामने वाले की समस्या को, उसकी जरूरत को पहले ध्यान से सुनना, उसे समझना और फिर अपने समाधान को कॉन्फिडेंस के साथ पेश करना। अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्किल है पर आप उसे दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो स्किल किसी काम की नहीं। ये एम्पैथी और सामने वाले को सुनने की कला, इसका उपयोग सिर्फ सेल्स में ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी सबसे ज्यादा होता है। जो हमें इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे नाजुक पड़ाव पर ले आता है, रूल 11, रिलेशनशिप्स यानी प्यार और रिश्ते। आजकल के फास्ट पेस्ड वक्त में जहां रिश्ते बहुत जल्दी बन और टूट रहे हैं, एक बड़ा गहरा नियम सामने रखा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मत ढूंढो जो आपके अधूरेपन को पूरा करे। ये अनटॉक्सिक मनोवैज्ञानिक मिथ्स में से एक है जो फिल्मों ने हमारे दिमाग में भर दी है। यू कंप्लीट मी वाला कॉन्सेप्ट रोमांटिक तो लगता है, पर हकीकत में ये खतरनाक है। पहले खुद को मुकम्मल यानी कंप्लीट बनाना जरूरी है। बिल्कुल। जब दो अधूरे और ब्रोकन लोग एक साथ आते हैं तो वो अपनी कमियां, अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज एक दूसरे पर थोपने लगते हैं। एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा इंसान आकर उनके अंदर की खामी को भर देगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। किसी और इंसान के दिमाग की शांति का ठेका कोई दूसरा कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। इसके विपरीत, जब दो पूरे लोग जो अपनी अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं और इमोशनल बैगेज कैरी नहीं कर रहे हैं, जब वो लोग एक साथ आते हैं तो एक ताकतवर कपल बनते हैं। ऐसे रिश्तों में ईगो यानी अहंकार की जगह नहीं होती। एक अच्छे पार्टनर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो आपके सपनों के रास्ते में रुकावट बनने के बजाय आपका सबसे बड़ा चीयरलीडर बनता है। वो रिश्ता जरूरत पर नहीं, चॉइस पर टिका होता है। चॉइस, ये शब्द इस पूरी चर्चा का, इन सभी नियमों का कोर एसेंस लगता है। अगर हम इन सभी रूल्स का एक निचोड़ निकालें तो एक शब्द और उभर कर आता है, ओनरशिप। ओनरशिप, अपनी चॉइसेस की ओनरशिप, अपनी जिंदगी की, अपने समय की, अपने हेल्थ की और अपने रिश्तों की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने का एहसास। यही वो ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है। जिंदगी जैसी भी है वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी पिछली चॉइसेस का ही परिणाम है। जब तक इंसान दोष ढूंढने के लिए बाहर की दुनिया में झांकता रहेगा, सरकार को, इकोनॉमी को कोसता रहेगा, तब तक वो लाचार बना रहेगा। लेकिन जिस पल को ये डीपली समझ लेता है और मान लेता है कि मेरी जिंदगी और इसके नतीजों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, उसके अंदर का सारा डर और कंफ्यूजन गायब हो जाता है। वो एक ताकत महसूस करता है जो उसे एक अनस्टॉपेबल ह्यूमन बना देती है। यही इन नियमों का मूल निष्कर्ष है। माइंडसेट का ये बदलाव एक लंबा सफर है, पर यह संभव है। और ये भी बहुत स्पष्ट किया गया है कि इन नियमों को बस सुन लेने भर से रातों रात कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा।
ये कोई मैजिक पिल नहीं है। लेकिन अगर इन प्रैक्टिकल नियमों पर अगले 6 महीनों तक बिना किसी बहाने के सख्ती से अमल किया जाए तो एक दिन जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो वहां एक नया, बेहतर, फिट और डीप आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान नजर आएगा। 6 महीने का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिमाग की वायरिंग बदलने में वक्त लगता है। पुराने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स जल्दी नहीं जाते, पर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ ये रूल्स आदतों में तब्दील हो सकते हैं। आज की ये चर्चा सच में अपने अंदर झांकने का और अपने मेंटल ब्लॉक्स को चैलेंज करने का एक खूबसूरत मौका रही है। इस काम और गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी बात यहाँ रखना चाहूंगा जिस पर अकेले में बैठकर सोचना जरूरी है। जरूर। रोजमर्रा की जिंदगी की इस तेजी में हम अक्सर हर दिन को बस गुजरने की या सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, पर जरा एक पल रुककर कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी उन छोटी छोटी आदतों और यहां तक कि अपने आपसी रिश्तों को सिर्फ गुजारने के बजाय एक केयरफुली प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की तरह देखना शुरू कर देता है, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। क्या उसकी आम सी लगने वाली जिंदगी अचानक एक सोचे समझे बेहतरीन मास्टर प्लान में तब्दील नहीं हो जाती? क्या सच में हमारी रोजाना की वो छोटी छोटी दिखाई ना देने वाली आदतें ही हैं जो बिना आवाज किए हमारी असफलता या सफलता का महल खड़ा कर रही हैं? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। आज का ये डीप डाइव यहीं पूरा होता है। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मिलकर बात करते रहेंगे।